नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुबह के 11 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं अब तक का अपडेट लेकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। हम दिखाएंगे आपको धुआंधार खबरें, ताजा तरीन बुलेटिन। अगले 1 घंटे तक खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई भी शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप आप तक पहुंचाएंगे। तो लखनऊ में जो अग्निकांड मचा है उसकी जांच अब होगी। बिल्डिंग मालिक गिरफ्तार हो चुका है, कोचिंग सेंटर का संचालक गिरफ्तार हो चुका है, 4 अधिकारी सस्पेंड किए जा चुके हैं। ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, मुआवजा भी दिया जा रहा है, इलाज भी किया जा रहा है। मगर सिस्टम का इलाज कौन करेगा? जिन ऑफिसर्स पर इस बिल्डिंग की जांच परख का जिम्मा था, उन पर हादसों के बाद ही एक्शन क्यों लिया जाता है? इन तमाम सवालों के बीच लखनऊ के लक्षागृह ने 15 जिंदगियों को राख कर दिया। बेसमेंट में एसी फटा और बिल्डिंग शोलों में घिर गई। ऑटोमेटिक गेट्स लॉक हो गए। इस इमारत में ना फायर का एनओसी था और ना ही कोई वेंटिलेशन का इंतजाम, जिसकी वजह से आग और भड़की, तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंचा, एम्बुलेंस भी देर से पहुंची। इन तमाम खामियों ने 15 परिवारों को जिंदगी भर का ऐसा जख्म दिया जो ता उम्र नहीं भरने वाला है। जिनके बच्चे पढ़ लिख कर करियर बनाने वाले थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। लालच और लापरवाही 15 बच्चों की जान ले ली। ना निकलने का रास्ता, ना ही बचने का मौका। ना फायर, ना एनओसी, बिल्डिंग चल कैसे रही थी? ना फायर, ना वेंटिलेशन, काल कोठरी में क्लासरूम। मां के सामने मर गया बेटा, ये दर्द चीर देगा कलेजा। 15 बच्चे खत्म हुए, उसमें हमारा भी बेटा था। 15 लोगों की दुनिया उजड़ गई। मैं बुढ़ापे लाती सहारा चला गया। बच्चों को बना दिया लाश, आखिर कितने गुनहगार? लखनऊ के अलीगंज में हुए भीषण अग्निकांड ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इमारत से निकली लपटों ने 15 जिंदगियां लील ली। 20 से 30 साल की उम्र के बच्चे जो हुनर सीख रहे थे, इमारत में इसीलिए वहां पहुंचे थे और वहां से जब निकले तो लाश बनकर निकली। अब देखिए, इस अग्निकांड की जांच तेज हो गई है। लपटों में पूरी तरह से जल चुकी इमारत को सील किया जा चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गठित एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची। सीएम योगी के आदेश पर पूरे अग्निकांड की जांच के लिए 2 सदस्य की एसआईटी बना दी गई है और इसे 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया। एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री को सौंपेगी। इससे पहले फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और मौके वारदात से सैंपल इकट्ठा किए गए। पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्डिंग का जो ओनर है वीरेंद्र शुक्ला, वो भी इसमें शामिल है। इसके अलावा लखनऊ के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। 4 अधिकारी अब तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक 5 सदस्यों की टीम गठित की है। तो जांच तेज हो चुकी है। एलडीए की, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग मौके पर पहुंचे। इससे पहले फॉरेंसिक टीम ने मौके पर जाकर के सैंपल कलेक्ट किए। अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 अधिकारी भी इस मामले में सस्पेंड हुए हैं। लखनऊ के अलीगंज में जिस इमारत में 15 बच्चे जिंदा जल गए हैं, उसकी 4 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आग लगने के पहले की, जिसमें पेट सेंटर और गेमिंग स्टूडियो के होर्डिंग साफ साफ आपको नजर आएंगे। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब इमारत में आग लगी और वहां पर फंसे बच्चे तार के सहारे नीचे उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरी तस्वीर को देखिए, ये उस वक्त की है जब इमारत पूरी तरह से लपटों में घिर गई थी। और आखिरी तस्वीर, ये उस वक्त की तस्वीर जब इमारत पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तस्वीर को आप जरा गौर से देखिए, उसे हम और बड़े फ्रेम में आपको दिखाएंगे। जब ये पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी थी,
बच्चे अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक जंग से लड़ रहे थे। कुछ बच्चों ने ऊपर से छलांग लगा दी, जिनको गंभीर चोटें आई हैं, जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। एक बच्चा जो है वो सरिये पर गिर गया और सरिये से जख्मी होने की वजह से उसकी बैकबोन में भयानक इंजरी हुई है। लेकिन ये जलती हुई इमारत ये बता रही है कि हमारा सिस्टम किस तरीके से काम करता है। एक इमारत जो लखनऊ के अलीगंज जैसे इलाके में है, इस इमारत में बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, जहां पर 40 से ज़्यादा स्टाफ भी काम करता था। वहां पर एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट था, जहां पर ऐसी किसी स्थिति से निपटने का कोई इंतजाम नहीं था। एनओसी, फायर एनओसी नहीं थी। और जैसा कि हमारी सहयोगी रुचि ने हमें बताया था कि लगभग 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है जिसमें इमारत बनी है, और 2000 स्क्वायर फीट के एरिए में 1300 स्क्वायर फीट एरिए में ही बिल्डअप किया जा सकता है। ये नॉर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं। ऐसे में इस तरह की इमारतें कैसे खड़ी हो जाती हैं, और अधिकारियों की निगाह तब पड़ती है जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं, जब इस तरह से लोगों की जानें चली जाती हैं। ये दो तस्वीरें देखिए, हादसे से पहले सब कुछ कितना अच्छा नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बच्चों की जिंदगी संवारी जाती है, यहाँ बच्चों की जिंदगी को पंख दिए जाते हैं। लेकिन इसी इमारत में जलने से 15 परिवार उजड़ गए। रो रो करके लोगों का बुरा हाल है, तो कुछ आंखें पथराई हुई हैं, जिनको अब भी इंतजार है कि शायद उनका बच्चा बोल उठेगा, शायद उनका बच्चा घर कोचिंग से लौट आएगा। और इसके पहले भी हमने देखा था, दिल्ली के मालवीय नगर में एक रेस्टोरेंट में आग लगी थी जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। ठीक वैसा ही लखनऊ में भी देखने को मिला। लखनऊ की इस इमारत में कोई भी इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। थंब इंप्रेशन से इसका दरवाजा खुलता था। आग लगने के बाद इसके ऑटोमेटिक दरवाजे लॉक हो गए और जो छात्र अंदर फंसे थे उन्हें बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। और टेरेस पे यानी छत पर जाने का जो रास्ता था वो बंद कर रखा था। कई वजहों से, आमतौर से जो इस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं उनको उनमें छत पर जाने का रास्ता बंद कर दिया जाता है ताकि वहाँ से किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो रास्ते का बंद होना एक ख़तरनाक फैसले के तौर पर सामने आया। और इसी वजह से जब नीचे आग थी और ऊपर जाने का रास्ता नहीं था और बच्चे इसी आग के अंदर फंस गए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं था और वो बच्चे इसी आग में जिंदा जल करके ख़त्म हो गए। कई छात्र जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए थे, जिनका दम घुटने की वजह से दम निकल गया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में ये वो बिल्डिंग है जिसमें आग लगने के बाद 15 लोगों की जान चली गई। और बिल्डिंग के बाहर आग के जो निशान हैं वो अभी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नीचे पेट क्लिनिक चलता था, तो डॉग्स के लिए जो फूड होता है उसके नीचे पैकेट्स हैं और इस तरह का सामान है जो नीचे क्लिनिक में, पेट क्लिनिक में इस्तेमाल होता था। अब बड़ी बात यहाँ देखने वाली ये है कि अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता इसके अंदर है और इसी से एंट्री थी और इसी से एग्ज़िट था। तो और यहाँ पे एसी के आउटर यूनिट लगी हुई हैं। जब आग लगी तो उसमें धमाके होने लगे और जो बच्चे थे जो एनिमेशन सेंटर में थे, कोचिंग सेंटर में, दरवाज़ा क्योंकि बंद हो गया और जो ये बताया जा रहा है जो टॉप फ्लोर पे और थर्ड फ्लोर पे छत है और उसके नीचे ऑफिस है वो बंद था, तो बच्चे जो है ऊपर भी नहीं जा पाए और नीचे आने का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया, दरवाज़ा नहीं खुला, जिसकी वजह से 10 बच्चे इनमें से ऐसे हैं जिनकी दम घुटने से मौत हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ की बात है। बहुत सारे बच्चों ने अपने घर वालों को फ़ोन किया, अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि हमारा दम घुट रहा है, यहाँ से निकालो, लेकिन निकालने का रास्ता नहीं था। बहुत सारे बच्चे जो बिजली के तार थे उनके सहारे यहाँ नीचे आए, लेकिन सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे और दम घुटने से बच्चों की मौत हुई। बहुत सारे बच्चों ने अपने को बाथरूम में बंद कर दिया और यहाँ बाहर भी जो गाड़ियाँ खड़ी थी, रिक्शे खड़े थे, वो भी सब बिल्कुल जल के राख हो गए हैं। उसका बस एक ढांचा हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आग कितनी भयावह थी, ये जो तस्वीरें हैं वो बयान कर रही हैं। अब इस पूरे मामले में 4 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, 4 सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि ये जो बिल्डिंग है ये 2016 में इल्लीगल घोषित की गई थी, क्योंकि ये बिल्डिंग, ये पूरा इलाका रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल प्लॉट पे बनाई गई थी और जो नॉर्म्स होते हैं कि आपको सेटबैक छोड़ना पड़ता है, यानी 3 तरफ इस बिल्डिंग में रास्ता छोड़ना चाहिए था, लेकिन बिल्डिंग बिल्कुल सटा के बनाई गई और इस वजह से हादसे में इतने लोगों की जान गई।
इस अग्निकांड में 15 बच्चों की जान जाने के बाद अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की भी नींद टूटी है। एलडीए ने इस इमारत को गिराने का फैसला किया है और इस बारे में नोटिस जारी कर दिया गया है। हमारी सहयोगी रुचि कुमार इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ मौजूद है। रुचि, जब साल 2016 में, अभी आपकी रिपोर्ट हम देख रहे थे, साल 2016 में इस इमारत को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ था कि ये अवैध तरीके से बनी है, गलत तरीके से बनी है, तो अब ये फैसला आखिर क्यों हुआ है कि इस बिल्डिंग को गिराया जाएगा, जब इसमें आग लग गई और इसमें कई 15 बच्चों की इस हादसे में जानें चली गई? बहुत बड़ा सवाल है और इसके जवाब पता नहीं कौन देगा और उन माँ बाप को कौन देगा जिनके बच्चों ने जान अपनी गंवा दी इस हादसे में। और ये तो बिल्कुल आँख के सामने दिख रहा है हुसैन कि ये पूरी बिल्डिंग गलत तरीके से बनी है। सबसे पहले आवासीय ये पूरा इलाका है, सब घर हैं, वहाँ पे एक कमर्शियल बिल्डिंग खड़ी कर ली, कोई भी नियम का पालन नहीं हुआ। जैसे आप बता रहे थे, तो जो नियम है, जो नियम कहते हैं आज की तारीख में, जो एलडीए के नियम है, एलडीए के तहत ये पूरा इलाका आता है कि अगर इस तरह की बिल्डिंग बनाई भी, मान लीजिए वो गलत है पहले, लेकिन अगर बनी या कोई घर बना तो 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ना ज़रूरी होता है, बीच में एक आंगन छोड़ना ज़रूरी होता है जिससे वेंटिलेशन हो। यहाँ तो कुछ भी पालन नहीं किया गया। अब आप बाहर भी, यहाँ पे इतनी ज़्यादा एसी के आउटर यूनिट्स हैं, 1 दर्जन से कम एसी यहाँ पर नहीं है, तो जो एक ही निकलने का रास्ता था वहाँ तो आपने आउटर यूनिट लगा दी। जो वायरिंग है, बिजली वालों से हमारी बात हुई, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। तो सारी गड़बड़ियाँ ही गड़बड़ियाँ थी। तो अब तक आखिर क्यों आंख मूंद के बैठे हुआ था एलडीए या जो बाकी यहाँ के लोकल पुलिस है, नगर निगम है, उसके सामने, नज़र के सामने आखिर ऐसा क्यों नहीं आया कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनी है, आवासीय है, कोई भी नॉर्म्स का पालन नहीं हुआ। आप सोचिए कि इतनी फ्लोर की बिल्डिंग खड़ी कर दी और इस ऑफिस में ही जो एनिमेशन कोचिंग सेंटर था, बच्चों को मिला के, स्टाफ को मिला के करीब 40 लोग तो वहाँ आते थे। सवाल ये भी है रुचि कि जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी थी उस वक्त जब ये इमारत बनी होगी, क्या उस वक्त के अधिकारियों तक भी इस हादसे की जांच और आंच वहां तक जाएगी, क्योंकि वो भी इसके जिम्मेदार हैं, क्योंकि उनके वक्त में इमारत खड़ी हुई थी। रुचि, हम आपके पास दोबारा लौट कर आएंगे। लखनऊ की जिस इमारत में आग लगी उसका लेआउट जरा आपको समझाते हैं। इस बिल्डिंग की फ्लोर वाइज तस्वीरें आपके सामने हम रखते हैं, ये आप जरा देखिए। बेसमेंट में पेट शॉप, जहां पर जैसा कि रुचि ने हमको बताया था कि पेट का क्रच था, लोग अपने जानवर वहां रख करके अगर उनको कहीं जाना होता था तो वहां जाते थे और जानवरों से जुड़ी चीजें वहां मिलती थी। ग्राउंड फ्लोर पर भी पेट शॉप का ही एक्सटेंशन का हिस्सा था। फर्स्ट फ्लोर पर पेट क्लिनिक चल रहा था, यहां अपने पेट्स लोग लेकर के जाते थे और वहां जाहिर है उनका इलाज वगैरह वहां पर होता था और लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन आमतौर पर पेट शॉप पर और पेट क्लिनिक पर संडे के दिन ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन सेकेंड फ्लोर पर कल यानी सोमवार के दिन छात्र छात्राओं की अच्छी खासी तादाद थी, क्योंकि दिन सोमवार का था और सेकेंड फ्लोर पर मौजूद लर्निंग स्पेस लाइब्रेरी और एनिमेशन एकेडमी हेड हॉपर स्टूडियो में स्टूडेंट्स काफ़ी संख्या में मौजूद थे। अब देखिए, बेसमेंट में एसी फटा, चीख पुकार वहां पर मच गई। एंट्री एग्जिट का एक ही रास्ता था निकलने का। ऐसे में मौत ने ज्यादा तांडव मचाया। ऊपर से बायोमेट्रिक गेट्स थे वो ऑटो लॉक हो गए, जिससे बच्चे अंदर ही फंस गए। उन्हें बाहर निकलने के लिए कोई भी दूसरा रास्ता नहीं दिखा। फिर जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने लगे बच्चे। इस हादसे में 15 बच्चों की जान चली जाती है और 9 बच्चे अब भी मौत से जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं। इतनी सारी बिजनेस यूनिट्स इसमें चल रही थी, पेट शॉप, पेट क्लिनिक, पेट क्रच, उसके बाद अंदर लाइब्रेरी है, अंदर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है जहां पर बच्चे जो हैं वो गेम्स बनाना वगैरह सीख रहे हैं। और इसके बावजूद जो इंतजामात होने चाहिए, जो इंस्टीट्यूट किसी भी कोचिंग सेंटर को चलाने के लिए जो फायर एनओसी किसी बिल्डिंग के लिए ज़रूरत होती है, वो सब कुछ यहाँ पर सारे नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए। बार बार अग्निकांड और बार बार जान गंवाते बेकसूर लोग। इस हादसे के बाद ही आखिर क्यों खामियों का पता लोगों को चलता है, सिस्टम को चलता है। सिस्टम की नींद तब क्यों टूटती है जब आम लोगों की मौत हो जाती है। लखनऊ के अलीगंज में जो हुआ अग्निकांड, ये पूरे सिस्टम की लापरवाही को दिखा रहा है। और कल दोपहर करीब 1:30 बजे बिल्डिंग में यहां पर आग लगी थी। अफरा तफरी वहां पर मच गई।
अलीगंज इलाके में चीख पुकार मच गई और बेसमेंट में एसी फटा और पल भर के अंदर ये पूरी बिल्डिंग आग के शोले में तब्दील हो गई। सबसे ज्यादा कहर दूसरी मंजिल पर बरपा, जहां पर एक लाइब्रेरी और एक एनिमेशन एकेडमी चल रही थी। उस वक्त कोचिंग सेंटर्स में 20 से 22 स्टूडेंट्स मौजूद थे। इस बिल्डिंग में एंट्री एग्जिट के लिए बस एक रास्ता था, एक ही सीढ़ी थी। आग लगने के बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। आग फैलती गई और बिल्डिंग जलती गई। एक तरीके से ये बिल्डिंग तंदूर बन गई। जो बायोमेट्रिक गेट्स जिसके बारे में आपको दीपिका बता रही थी, उनके साथ एक परेशानी ये है कि इस तरह की आग लगने की स्थिति में वो गेट लॉक हो जाते हैं। मतलब ये कि आप बाहर निकल ही नहीं सकते और ऊपर यानी बिल्डिंग के टेरेस पर जाने का, छत पर जाने का रास्ता बंद है। अब बच्चों के पास इस जलते हुए बिल्डिंग में जल जाने या फिर उससे कूद जाने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं बचा था। लखनऊ अग्निकांड को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। अब यह जानकारी सामने आई है कि साल 2016 में ही इस इमारत को गिराने का आदेश जारी हुआ था, क्योंकि इसमें निर्माण जो है वो नक्शे के मुताबिक नहीं किया गया था। लेकिन इसके 2 महीने के अंदर ही डिमोलिशन पर रोक लगा दी गई। 1992 स्क्वायर फीट की इस इमारत का आवासीय नक्शा, रेसिडेंशियल नक्शा अप्रूव हुआ था 2014 में, और यह नक्शा इसके मालिक वीरेंद्र शुक्ला के नाम पर पास करवाया गया। लगभग 2000 स्क्वायर फीट होते हैं और ये एक रेसिडेंशियल प्लॉट है जहां पर जो इमारत बननी थी उसमें, जैसा कि हमें रुचि बता रही थी, कि फ्रंट पर 3 मीटर और दोनों लेफ्ट और राइट के हिस्से में, पीछे के हिस्से में 3-3 मीटर का गैप छोड़ना होता है और उसके बाद आप इमारत वहां पर बना सकते हैं। और ये रेसिडेंशियल इमारत होगी, ना कि ये कॉमर्शियल स्पेस के तौर पर यूज किया जाएगा। लेकिन लंबे वक्त से ये बिल्डिंग कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अधिकारियों का आना जाना गुजरना इस इलाके से होता होगा, इंटेलिजेंस की खबरें भी जाती होंगी, लेकिन कहीं से कोई कदम नहीं उठाया गया। और जब आग लग गई, 15 बच्चों की जान चली गई, तो अब बहुत सारी जांच की बात हो रही है। अब देखिए, इस अग्निकांड में यूपी के कुल 11 लोगों की मौत हुई है, जिनमें 8 लखनऊ के ही निवासी हैं। इसके अलावा कानपुर के 2 और बाराबंकी के 1 बच्चे की मौत हुई। पश्चिम बंगाल के 2 के अलावा मध्य प्रदेश और हरियाणा के 1-1 लोग इस अग्निकांड के शिकार हो गए। आग लगी है, बिल्कुल बगल में घर है आपका। आपने तो सब कुछ अपनी आंखों से देखा हुआ है। क्या हुआ? मैं अपने लॉन में बस मैं खाने की प्लेट लगाने ही वाली थी। 2 से 2:15 के बीच की बात है। तो फिर मैं अपने लॉन में आई, क्योंकि मेरे लॉन में मैंगो ट्री है, तो कुछ मैंगो गिरे हुए थे। तो मैं मैंगो उठाने आई तो मैंने देखा कि धुआं और आग के लपटें जो हैं उस समय बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो मैंने देख कर कि जब मैं गेट खोल करके मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि आग लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं उस समय कुछ नहीं सूझा, क्योंकि मैंने टीवी में और न्यूज़ में देखा था कि लोग गद्दे उठा करके नीचे रख देते हैं, तो फिर से ऊपर से लोग जम कर, लेकिन वो कंडीशन मेरे को उस समय कुछ नहीं सूझा। तो मैंने पानी की बोतल और वो एक बेडशीट उठा लिया कि शायद कुछ, लेकिन वो इतनी भयंकर आग थी कि आप चाह करके भी ना अंदर घुस सकते थे ना कुछ। फिर मैंने देखा कि कुछ लोग ऊपर से उतर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं एंट्रेंस के थ्रू घुस करके और बचाऊं, लेकिन आप वो भी नहीं हेल्प चाह करके भी आप हेल्प नहीं कर सकते, क्योंकि एंट्रेंस और एग्ज़िट उनका एक ही था। और इन लोगों ने आउटडोर जो था वो एसी कंप्रेशर में ही ब्लास्ट हुआ था, तो उन लोगों ने सीढ़ियों पे एंट्रेंस के सीढ़ियों पे ही लगा रखा था। तो उसके बाद नीचे पेट शॉप था हमारे यहाँ, मतलब हर तरह के जानवर उसमें, छोटे छोटे गाय और जो है वो हाइब्रिड गाय थी। उसके बाद मतलब इन लोगों ने डॉग, बिल्ली, हर तरह के एनिमल्स को। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। फिर क्या हुआ? तो फिर उसमें जो है वो आग लग गई। तो पेट शॉप में जो है आग लगी थी। उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट फ्लोर पे गोडाउन बना रखा था। उसके बाद जो है वो बच्चों का जो है वो मैम ने बहुत हेल्प किया। बच्चों लोग जो है कह रहे हैं कोचिंग है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर नहीं था। ये गलत मैसेज जा रहा है समाज को। कोचिंग सेंटर नहीं था, वो लाइब्रेरी थी।
और उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा एनिमेशन का ऑफिस बना रखा था। तो नीचे से ऊपर तक पूरी बिल्डिंग थी, जो नीचे चूँकि आग लगी और उसके बाद लाइब्रेरी का जो डोर था वो थंबप्रिंट से खुलता और बंद होता था, तो वो लॉक हो गया जब आग लगी। तो जब कुछ बच्चे ऊपर से मैंने देखा कि वो उतर रहे हैं, कुछ बच्चे को चोट लगी, तो उसके बैकबोन में को चोट लग गई थी। उसके बाद उसका गिरने की वजह से लिवर फट गया था, तो हॉस्पिटल में वो गया, तो फिर उसकी भी डेथ हो गई। मैं उसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता, बस जिनसे रुचि बात कर रही थी वो उस हादसे के बारे में ठीक से बता नहीं पा रही। जो कुछ देखा उन्होंने, उनका गला भर आ रहा है, उनकी आंखें भरी आ रही हैं कि इतना खौफनाक वाकया उनके घर के ठीक बराबर वाली बिल्डिंग में हुआ। उन्होंने एक और बात बताई कि इसमें कोचिंग नहीं चलती थी, एक लाइब्रेरी थी। आजकल एक चलन चला है कि लाइब्रेरीज आपको जगह जगह दिखेंगी और कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर कुछ पैसे अदा करके जा करके वहाँ पढ़ाई करते हैं। और एक एनिमेशन का ऑफिस था, जैसा कि वो बता रही थी। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हादसे के वक्त की पूरी गवाही दे रही हैं और किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे, उन्होंने जाकर के हालात को देखा और उसके बाद एक SIT का गठन उनकी तरफ से किया गया है। और अब तक 6 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, जबकि 4 अधिकारियों पर भी इस मामले में गाज गिरी है। लखनऊ अग्निकांड ने तो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, मगर एक तस्वीर ऐसी है जिसने हर किसी की रूह कांपा दी है। लखनऊ अग्निकांड की सबसे दर्दनाक तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जिसमें एक छात्र की कमर में लोहे का सरिया घुस गया। छात्र जयंत ने जान बचाने के लिए बिल्डिंग से छलांग लगा दी, जिससे नीचे रेलिंग में लगे नुकीले सरिये उसकी कमर में घुस गए। जयंत का इस वक्त लखनऊ के KGMU किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में इलाज चल रहा है। वहाँ वो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये आप तस्वीर देखिए, जब इस तरह की आग लगी तो ऊपर से जयंत ने छलांग लगाई, लेकिन बदनसीबी से बेचारा वो जो रेलिंग है सामने की, उस रेलिंग पर वो आकर के गिर गया। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितनी तकलीफ़ में वो इस वक्त होगा। उसके बैकबोन में चोट आई है, उसके कमर में जो वो रेलिंग है वो घुस गई और उसको ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। जयंत जो है वो फर्स्ट फ्लोर से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन शोलों में घिर गया था। मजबूरी में उसको कूदना पड़ा और लेकिन वो खुद को कूदते वक्त ठीक से नहीं संभाल पाया और वो नीचे रेलिंग से आके टकराया और रेलिंग में लगी लोहे की रॉड उसके कमर में घुस गई। आनन फानन में उसे फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। KGMU में उसका इलाज चल रहा, हालत उसकी काफ़ी गंभीर है। 26 साल का जयंत गुप्ता लखनऊ की LDA कॉलोनी में ही रहता है और वो एनिमेशन का कोर्स यहां से कर रहा था। अब देखिए जयंत का ये वीडियो देख करके हर कोई कांप उठ रहा है। कैसे जयंत शोले से बचने के लिए नीचे कूदा और कैसे उसकी जिंदगी फिर भी खतरे में ही पड़ गई, ये आपको समझाते हैं। दरअसल ये जो तस्वीर है लखनऊ अग्निकांड की सबसे भयानक तस्वीर है। 26 साल का जयंत लपटों में घिरा हुआ था, उसे मौत सामने नजर आ रही थी। बचने का मात्र एक ही रास्ता था, लिहाजा वो बिल्डिंग की पहली मंजिल से नीचे कूद गया, मगर नीचे सरिये लगे हुए रेलिंग थे और जयंत सीधे उसी रेलिंग पर गिर गया, जिससे सरिया उसकी कमर में घुस गई। जयंत की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर है फिलहाल। और आग चूंकि फ्रंट के हिस्से पे काफ़ी है, तो मतलब ये कि वो जब पीछे से दौड़ता हुआ आया होगा, उसने छलांग लगाई होगी, तो उसे ये ध्यान नहीं रहा होगा कि जहाँ पर वो लैंड करेगा जाकर के ज़मीन पर, वो वहाँ पर रेलिंग है और इसी वजह से वो इस भयानक हादसे का शिकार हुआ। लखनऊ अग्निकांड की वजह से पूरा देश इस वक्त सदमे में है। आखिर किसकी लापरवाही ने 15 बच्चों की जिंदगी छीन ली? कौन है जिम्मेदार? अलीगंज की इस इमारत में क्या क्या खामियां थी? इसका पता कब लगाया जाएगा? CM योगी ने 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है, जिसके बाद SIT ने एक्शन शुरू कर दिया है। लखनऊ अग्निकांड की जांच कर रहे ADG प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि तय वक्त के अंदर जांच रिपोर्ट सौंप दी जाएगी, हर विभाग की जिम्मेदारी तय होगी, सभी पक्षों से पूछताछ करके रिपोर्ट तैयार होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर जांच बिठा दी गई है। लखनऊ जोन के ADG प्रवीण कुमार का बयान इसमें सामने आया। हर विभाग की जिम्मेदारी तय हम करेंगे, तय समय सीमा में ही जो जांच रिपोर्ट है वो हम मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। लखनऊ अग्निकांड की जांच के लिए SIT की टीम अब ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। हर एक पहलुओं की, हर एक चीज की अब जांच की जा रही है।
अलीगंज में इस बिल्डिंग में आग कैसे लगी, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्या होना चाहिए, इसके लिए एसआईटी की टीम यहाँ मौके पे पहुँच चुकी है। साथ में इस टीम में एडीजी जोन प्रवीण कुमार हैं और अपर मुख्य सचिव अमृत अभिजात हैं। वो यहाँ मौके पे पहुँचे। इसके पहले फॉरेंसिक की टीम यहाँ पहले से ही थी और ये अब घटनास्थल पे पहुँची है। अंदर जो बिल्डिंग है उसमें ये लोग जा रहे हैं और जांच की जाएगी कि किस तरह से कौन लोग इसके जिम्मेदार थे, क्या किया जाना चाहिए। अब ये टीम यहाँ पे है और बिल्डिंग के अंदर जा रही है। गंभीर बात, इतने लोगों की जान इसमें चली गई इस हादसे में और लापरवाही हुई है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है ये रेजिडेंशियल इलाका है, आवासीय इलाका है। यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंगें बनाई गई है। जो नियम होने चाहिए थे कि 3 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे सेटबैक छोड़ा जाना चाहिए था, वो नहीं छोड़ा गया है और बीच में जो आंगन होना चाहिए वो इसमें नहीं है। निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, तो सारे नियम इसमें तोड़ दिए गए। क्या पॉइंट रहेंगे? अभी हम लोग देख लेते हैं, फिर आप लोग से बात करेंगे। जी सर, कुछ विभागीय दस्तावेज विभागों से लिए गए हैं, उसके बाद जांच करिए आप लोग। के निर्देश पर विशेष जांच दल का जो गठन हुआ है उस पर अभी हम लोग मौका मुआयना कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पर गहराई से जांच करेंगे, हर डिपार्टमेंट के लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सभी आयामों पर विस्तार से देखेंगे। 2 सदस्यों की जांच कमेटी बनी है। मौके पर पहुंचे एसआईटी के दोनों ऑफिसर और उन्होंने मौके पर मुआयना किया। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रुचि, क्या जो एसआईटी के दोनों लोग हैं वो मौके से जा चुके हैं और क्या जांच के बाद उनकी आपसे बात हुई? क्या उन्होंने वहां पाया, क्या देखा? और अभी हुसैन अंदर हैं, 40 मिनट से ये एसआईटी की टीम अंदर है। सबसे पहले जो एनिमेशन सेंटर है उस फ्लोर पे एसआईटी की टीम गई थी और ये जो बिल्डिंग आप इसका ओरिजिनल अगर वो देखेंगे तो सामने पूरी बिल्डिंग बंद कर रखी थी। उसमें होर्डिंग्स लगे हुए थे, जो ऑफिसेस थे उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे, तो सामने से कोई भी रास्ता निकलने का नहीं था। ये भी नियम के खिलाफ था। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये देखा कि बाहर किस तरह से ये पूरी बिल्डिंग बंद कर रखी थी। उसके बाद सीढ़ियों का जायज़ा लिया कि जो सीढ़ी थी जहाँ से भागने की स्थिति हो सकती थी वहाँ क्या हालात थे। नीचे जो बेसमेंट है वहाँ भी गए और उसके बाद छत पे गए, क्योंकि छत जो है लॉक थी। तो छत में भी जाके देखा कि अगर छत खुली होती तो शायद कुछ बच्चों की जान बच सकती थी। वो धुएं से नहीं मरते, जो बच्चे धुएं से मर गए वो नहीं मरते। तो इस तरह से एक एक फ्लोर पे जाके, सीढ़ियों पे जाके एसआईटी की टीम इस समय अभी अंदर मौजूद है और देख रही है कि इस बिल्डिंग में जो खामियां हैं। एक भी हमें लगता नहीं कि इस बिल्डिंग में कुछ भी सही है हुसैन, सब चीज़ गड़बड़ है। चाहे वो बिल्डिंग जिस तरह से बनाई गई हो। ये सामने आपको अमृत अभिजात है जो इस फ्लोर पे, जहाँ पे ये पेट सेंटर था, पीछे प्रवीण कुमार हैं जो इस फ्लोर का जायज़ा ले रहे हैं कि देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर निर्माण हुआ था, क्योंकि सब सामान तो जल गया है। जिस तरह की बिल्डिंग के हालात थे कि वहाँ चलने फिरने की जगह नहीं थी, इतना फर्नीचर लगा रखा था। जहाँ पे 4 बच्चे बैठने की जगह होती वहाँ पे 12-12 बच्चे बैठे थे, क्योंकि जो लाइब्रेरी चल रही है आजकल आप देखते हैं कि वो लाइब्रेरी सिर्फ एक कुर्सी की जगह होती है कि एक कुर्सी और उसके सामने उतनी छोटी सी मेज़, उसके अलावा उसमें कुछ हिलने डुलने की जगह नहीं होती। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे फ़िलहाल देखी जा रही हैं, गड़बड़ियों को पता किया जा रहा है। अभी प्रवीण कुमार ने हमसे कहा कि जो भी जिम्मेदार होगा सबको दोषी बताया जाएगा और कार्रवाई भी सबके खिलाफ। तो जैसा कि रुचि दिखा रही हैं अमृत अभिजात और एडीजी प्रवीण कुमार दोनों मौके पर मौजूद हैं इस वक्त और दोनों पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। और उनकी तरफ से पहले ही जब वो वहाँ मौके पर पहुंचे हैं तो उन्होंने तभी ये बात कह दी कि जो भी दोषी है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एलडीए ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। शुक्रिया रुचि इस पूरे अपडेट के लिए। और उधर अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार एक्शन लिया जा रहा है। अभी एक और बड़ी खबर आई है। राम मंदिर का चढ़ावा गिरने वाले 50 कर्मचारियों को हटा दिया गया है। उनकी निगरानी व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही आदेश जारी किया गया है कि अब चढ़ावे की गिनती एसबीआई ऑफिसर्स की निगरानी में ही की जाएगी। काउंटिंग सेंटर में कर्मचारियों के लिए एक ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है और 180 दिन तक सीसीटीवी फुटेज अब डिलीट नहीं किया जाएगा। मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद सरकार एक्शन में है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच में जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका तय कर दी गई है और जल्द ही कार्रवाई होगी। पहला बड़ा एक्शन जो हुआ उसमें चढ़ावा काउंटिंग की पूरी टीम को हटा दिया गया है। राम मंदिर के सेवादार और प्राइवेट कंपनी के आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया गया है। इसके साथ ही नया नियम बनाया गया, जो भी काउंटर सेंटर में आएगा उसकी आते जाते वक्त तलाशी होगी। एसबीआई अधिकारियों की निगरानी में चढ़ावे की गिनती होगी और कैश बैंक ले जाते वक्त कैश बॉक्स में डबल लॉक का सिस्टम होगा, जो पहले नहीं होता था। और सबसे अहम बात, अब जो ड्रेस कोड लागू हुई है उसमें कोई पॉकेट नहीं होगी, कोई जेब नहीं होगी और साथ ही साथ काउंटिंग सेंटर में इसी ड्रेस के साथ ही एंट्री मिलेगी। मतलब यह कि ड्रेस कोड के बगैर अगर कोई आदमी काउंटिंग सेंटर में जाना चाहता है तो उसकी एंट्री नहीं हो सकती। कैश निकालते वक्त शुरू से अंत तक उसकी वीडियोग्राफी होगी और अब 180 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज डिलीट नहीं किए जाएंगे। पहले सिर्फ 45 दिन की ही सीसीटीवी फुटेज हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है। पवन नारा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पवन, जो तब्दीली की बात हमने अभी अपने दर्शकों को बताई, क्या वो ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? क्या जमीन पर वो बदलाव हो चुका है, अमल में आ चुका है? देखिए, कल हम पीएफसी बिल्डिंग गए थे जहां ये काउंटिंग होती है। तो काउंटिंग सेंटर पिछली बार हम बेधड़क पहुंच गए थे वो नहीं था। एंट्री गेट पर गार्ड तैनात था। पूछा गया कहां जाना चाहते हो, हमने कहा ट्रस्ट के ऑफिस जाना चाहते हैं। तो नीचे पीएफसी केंद्र में ट्रस्ट के ऑफिस ले जाया गया और जब हम वापस गए तो गार्ड बाकायदा हमें ट्रस्ट के ऑफिस तक बाहर लेके आया। उसी पीएफसी बिल्डिंग में दाएं ओर में एक सीसीटीवी कंट्रोल रूम है और बाएं ओर में काउंटिंग होती है। पिछली बार हमने देखा था कि सीसीटीवी कंट्रोल रूम तक हमारी बेधड़क पहुंच थी। अब की बार वहां एक पुलिसकर्मी तैनात मिला और काउंटिंग सेंटर की तरफ जाने की अनुमति नहीं मिली। तो कुल मिलाकर जो पिछली बार था कि कोई भी आ सकता है, देख सकता है, जा सकता है, उस स्थिति में बदलाव हमने आंखों की तरफ से देखा है। हालांकि एसबीआई प्रबंधन से जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात को इनकार किया कि उनकी तरफ से जो कर्मचारी लगाए गए थे वो नहीं हटाए गए हैं, वो तथा कथित एम्प्लॉयज एज इट इज काम कर रहे हैं और जो आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयज हैं वो भी अभी नहीं बदले हैं। ये बैंक का कहना है, क्योंकि 40 एम्प्लॉयज अचानक कहां से नए लेकर आएंगे, ये बैंक के प्रबंधक की तरफ से इंडिया टीवी को बताया गया है। तो फिलहाल जब तक ट्रस्ट की तरफ से कोई तस्वीरें जारी नहीं की जाती नए प्रोटोकॉल को लेकर, तब तक ये खबर सूत्रों के हवाले से ही खबर मानी जाए। हालांकि ये ज़रूर है कि जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उन्हें काउंटिंग से अलग कर दिया गया है, लेकिन अयोध्या से छोड़ने से उनकी मनाही है। कहा गया है कि यहीं बने रहें, जांच में सहयोग करें। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि एसआईटी की टीम दोबारा लखनऊ से वापस लौट सकती है, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी है। देखना होगा कि कब तक लौटती है और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को आगे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाती है। चलिए इंतजार करते हैं। एसआईटी अपने काम में लगी है और बहुत जल्द कुछ तस्वीरें और वहां से बेहतर आएंगी, वहां से जो उसके नतीजे वो भी हमें दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, जहां पर आज तीसरे दिन भी निहंगों का जो हंगामा है वो लगातार जारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एक निहंग ने गुरुद्वारे की छत से तलवार लहराई और कुछ पत्थर और ईंट भी नीचे फेंक दिए। प्रशासन लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी 4 निहंग तीसरी मंजिल पर मौजूद खड़े हैं। गुरुद्वारे में बीते 20 जून से जारी विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। गुरुद्वारे में कुछ के कब्जा जमाने के बाद हालात तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि 7 में से 3 निहंग नीचे आ गए हैं। गुरुद्वारे की छत पर 4 निहंग अब भी मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि निहंगों ने एक श्रद्धालु को बंधक बना लिया है। प्रशासन मौके पर है, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे बवाल के पीछे मारपीट वजह बताई जा रही है। निहंगों का कहना यह है कि वो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रहे थे और तभी रास्ते में कुछ खाने के लिए गुरुद्वारे में रुके। गुरुद्वारा में मौजूद सेवादारों ने उनसे बुरा व्यवहार किया और पुलिस बुला ली गई। इसी के बाद निहंग छत पर चढ़ गए। निहंगों का कहना यह है कि पुलिस ने उनकी नहीं सुनी, जिससे वो भड़क उठे हैं। अब जाहिर है प्रशासन उनको मनाने में लगा है, लेकिन निहंग जो है वो अभी मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं और उन्होंने एक श्रद्धालु को बंधक बना लिया है। अनामिका गौड़ हमारी सहयोगी इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, ताजा सूरत हाल क्या है? ये जो एक हंगामा
पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं। क्या आज ये मामला सुलझ सकता है? क्या एडमिनिस्ट्रेशन उन निहंगों को नीचे उतार लेगा, मना लेगा? क्या दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, 4 दिन से लगातार बात करने की कोशिश जारी है। प्रशासन का ये मानना है कि प्यार से और बातचीत से ही ये मामला सुलझ सकता है, क्योंकि अगर निहंग नाराज होते हैं तो पंजाब से कई निहंग उत्तराखंड की तरफ कूच कर सकते हैं। ऐसा सोशल मीडिया में कई वीडियो वायरल भी हो रहे थे। इसलिए अब प्रशासन ने कोशिश की है कि पंजाब से इन निहंगों के जत्थेदारों को बुलाया गया है, वो इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि जो मांग है वो कानून के तरीके से मानी जाएगी, जो कानून के तहत हो सकती है सजा वो दी जाएगी। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन इस तरीके से गुरुद्वारे को घेरे रखना ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि हेमकुंड जाने के लिए कई श्रद्धालु यहीं से जाते हैं। ऐसे में यात्रा प्रभावित ना हो, ये भी प्रशासन की जिम्मेदारी है और कोशिश भी है। आज देखना होगा कि जो पंजाब से जत्थेदार आए हैं वो अपने ही समूह के निहंगों को मना सकते हैं, क्योंकि कल भी प्रशासन के बीच में और निहंगों के बीच में बातचीत हुई थी, जिसमें 2 निहंग नीचे आ चुके थे। अभी 5 निहंग जो हैं वो छत पर बने हुए हैं, लेकिन जो बंधक बनाए गए श्रद्धालु थे और कर्मचारी थे उन्हें फिलहाल निहंगों ने छोड़ दिया है। अब उम्मीद टिकी है जत्थेदारों और निहंगों के बीच बातचीत में। शुक्रिया अनामिका, शुक्रिया। इंतजार करते हैं कि जो जत्थेदार हैं उनके आने के बाद ये मामला सुलझ जाएगा और जो निहंग जिन्होंने उस वहां पर कब्जा कर रखा है एक तरीके से, वो नीचे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब एक बड़ी खबर जो यूपी के लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां मंदिर के सामने गाना बजाने को लेकर के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर पत्थर चले, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक मंदिर में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान विशिष्ट समुदाय का जुलूस वहां से निकला और उन्होंने तेज आवाज में गाना चला दिया। इसी के बाद विवाद इतना बढ़ गया और देखते ही देखते पत्थरबाजी वहां पर शुरू हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, मामले को शांत कराया। बताया जा रहा है कि गांव में शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था। इसी दौरान कुछ लोग, एक जुलूस वहां से निकल रहा था, उन लोगों ने मंदिर के सामने तेज आवाज में गाना बजाना शुरू कर दिया। इसी के बाद दोनों पक्षों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तस्वीर हम आपको लखीमपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर कैसे पत्थरबाजी यहां पर हो रही है और इस पूरे कार्यक्रम में कितना बवाल हो गया। विशाल प्रताप सिंह हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विशाल, ये पूरा मामला क्या था और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, इस पूरे मामले में जो लखीमपुर की एसपी हैं डॉक्टर ख्याति गर्ग, उनसे हमारी बातचीत हुई है। न सिर्फ गांव में पीएसी बल को तैनात किया गया है, बल्कि दोनों ही पक्षों के साथ पुलिस ने बातचीत करने के बाद दोनों पक्षों को समझा बुझा करके मामला जरूर शांत कर दिया है। लेकिन कल जिस तरीके से गांव के एक शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान मुहर्रम का जुलूस लेकर के जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं वो वहां से गुजर रहे होते हैं और दोनों ही पक्ष एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। और ये बताया जाता है कि जो मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था उसमें जो लोग निकल रहे थे उनके हाथों में लाठी डंडा होता है और कुछ ऐसे नुकीले हथियार होते हैं, जिसके बाद वो लोग ग्रामीणों पर हमला कर देते हैं। मौके पर पत्थर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मौके पर तनाव हो जाता है, जिसके बाद 3 थानों की पुलिस के साथ साथ जो एएसपी हैं लखीमपुर के, वो मौके पर पहुंचते हैं। दोनों पक्षों को समझाया बुझाया जाता है और इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने वाले लोग हैं, गाँव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो अपने तरफ से इस पूरे मामले में तहरीर भी दे रहे हैं ताकि इस पूरे मामले में लीगल कार्रवाई को सुनिश्चित कराया सके। लेकिन लखीमपुर की एसपी ख्याति गर्ग लगातार इस पूरे मामले पर सिर्फ नजर बनाए हुए हैं, बल्कि पूरे इलाके में लोगों से बातचीत करने के बाद फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से शांतिपूर्ण जरूर बनी हुई है। लेकिन कल लखीमपुर के गांव में दोनों पक्षों के सामने आ जाने के बाद एकाएक माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। गनीमत ये रही कि इस पूरे मामले में किसी को बहुत ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं, किसी की कोई कैजुअलिटी की जैसी बात नहीं है। लेकिन एकाएक गाँव में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इस तरीके से दूसरे पक्षों का एकाएक पहुँचना, दोनों के बीच में म्यूजिक को लेकर के, तेज म्यूजिक को लेकर के आपसी गतिरोध होना और उसके बाद पत्थर चलना, मारपीट होना अपने आप में बताता है कि लखीमपुर में अगर कल पुलिस अलर्ट ना होती तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक बड़ा बवाल हो सकता था, जो कि पुलिस की पूरी तरीके से एक्टिवनेस के कारण इस बवाल को टाल दिया है और दोनों पक्षों के साथ बातचीत के साथ पुलिस इस पूरे मामले में लीगल कार्रवाई को भी इनिशिएट कर रही है। ठीक है विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हमें आगे आपसे अपडेट लेना है।
खबर यूपी के कुशीनगर से आ रही है, जहां एक डॉक्टर ने तीमारदार पर पिस्टल तान दी। तीमारदार फीस कम करवाने के लिए बार बार कह रहा था, दबाव बना रहा था। इससे डॉक्टर साहब भड़क गए और अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर उन्होंने निकाल लिया और तीमारदार पर तान दी। तीमारदार का आरोप है कि डॉक्टर ने उनके साथ अभद्रता की और रिवॉल्वर दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। अब देखिए, उन्होंने ये दावा किया है कि मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव करके डॉक्टर के हाथ से रिवॉल्वर छीन करके पुलिस को दे दी और ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो डॉक्टर साहब को आप देख रहे हैं, ज़बरदस्त तरीके से गुस्से में हैं। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाल रखी है और सामने जो मरीज का अटेंडेंट है, जो तीमारदार है, उसके ऊपर तान रखी है। विशाल, ये डॉक्टर साहब कौन हैं और इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है? जो तीमारदार है उसकी तरफ से पुलिस को क्या बताया गया? डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पूरे मामले में जो शिकायत दी गई है पुलिस को, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर साहब के पास जो तीमारदार है वो अपने मरीज को लेकर के गया था। इलाज के दौरान जब तीमारदार ने मरीज की परेशानी की बात डॉक्टर को बताई और डॉक्टर के बारे में ये बताया जा रहा है कि जो तीमारदार ने अपने आरोप लगाया है प्रार्थना पत्र में, ये कहा है कि उसकी शिकायतों को पूरी तरीके से डॉक्टर ने अनसुना कर दिया। जब वो अपनी मरीज की परेशानियाँ बताता रहा तो डॉक्टर बजाय उसकी बात सुनने के कुछ और ही बात करने में मगन थे, कुछ फ़ोन पर शायद किसी और से बात कर रहे थे। और इस दौरान जब तीमारदार विरोध करता है, अपनी बात बताता है कि आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरे मरीज की परेशानी ज़्यादा है, इस बात पर तीमारदार का यह आरोप है कि डॉक्टर पूरी तरीके से भड़क जाते हैं और जिस तरीके से मौके पर पिस्तौल निकाल करके वो पूरी तरीके से दिखाते हैं और जिसका वीडियो इस समय इंडिया टीवी अपने दर्शकों को दिखा रहा है, तो ये अपने आप में दिखाता है कि अगर कोई भी डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाता है, भले वहाँ पर किसी भी तरीके की परेशानी हो, क्योंकि मरीजों को अक्सर परेशानी होती है, तीमारदार उसमें परेशान होते हैं, लेकिन डॉक्टर का इस तरीके से रिटेलिएशन में पिस्तौल को निकाल लेना, खुलेआम हवा में उसको लहराना और उसके बाद उसका वीडियो बन जाना, सोशल मीडिया पर वायरल हो जाना, अपने आप में कई तरीके से डॉक्टर्स की कार्यशैली पर सवाल विशाल, बहुत हैरानी की बात है क्योंकि तस्वीरों में एक दीपिका पुलिस वाले साहब भी नजर आ रहे हैं, मतलब उनके सामने ये सब कुछ हो रहा है, या फिर गार्ड भी हो सकते हैं वहां के, कुछ वर्दी वैसी लग रही। बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अगली खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने सोमवार को पार्टी विधायकों को मीटिंग बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में 3 विधायक और 1 एमएलसी नहीं पहुंचे। उद्धव की शिवसेना के पास कुल 20 एमएलए, 6 एमएलसी यानी कि कुल 26 विधायक हैं। सोमवार की मीटिंग में 22 विधायक ही आए। मीटिंग में विधायक के गायब होने पर उद्धव की पार्टी के नेताओं का ये कहना है कि इन विधायकों ने पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया था कि वो इस मीटिंग में नहीं आएंगे। लेकिन उद्धव गुट के मुश्किल ये भी है कि 9 में से 6 सांसद शिंदे सेना में शामिल हो चुके हैं। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में बागी सांसद शिवसेना में शामिल हुए। इस मौके पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव और उनकी पार्टी के नेताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कि उद्धव की पार्टी के नेता गाली गलौज कम कर दें, क्योंकि वो जितनी गाली देंगे उनकी पार्टी उतनी ही ज्यादा तेजी से डूबेगी। ऑपरेशन टाइगर सक्सेस 2022 में पहले ऑपरेशन हुआ था। 2022 के बाद 40 एमएलए शुरुआत में थे। आज हमारे 6 खासदार साथ में आए हैं। ये जो लोग कहते हैं, आरोप लगाते हैं, ये स्वार्थ के लिए गए, इनके लिए गए, उसके लिए गए, कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अभी जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था। मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया। अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए। सुबह गाली देते हैं और शाम को बोलते हैं अच्छे अच्छे। ये भी करके देखा उन्होंने। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। बागी सांसद संजय दीना पाटिल ने उद्धव गुट को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मैं संजय दीना पाटिल हूं, मेरा इतिहास देख लेना, फिर कार्यकर्ताओं को भड़काना। उद्धव गुट को बागी सांसद ने धमकी दी है। गद्दार कहने वालों को बागी सांसद की तरफ से चेतावनी दी गई। संजय दीना पाटिल ने बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि मुझसे मत भिड़ो वरना अंजाम बुरा होगा। घर में घुसकर
बम मारूंगा, यह कहा गया है संजय दीना पाटिल की तरफ से। मैं संजय दीना पाटिल हूँ। एक बार आए थे मेरे इधर, ऐसे नहीं, मैं पैदा भी नहीं हुआ था तभी, ऐसा ही एक बार पूरा फौज आई थी। हाँ, 5 लोग मरे थे। हाँ, वो दोबारा करने मत लगाओ, या तो जो जिसको भड़का के भेज रहे उनका इंश्योरेंस कराइए। हाँ, और मेरे नाद में लगे, मेरे किसी भी आदमी को, मेरे परिवार को किसको लगे, तुम्हारी सिक्योरिटी रहेगी, घर में आके बम मारूंगा। हाँ, संजय पाटिल मेरा नाम है और खुद मारता हूँ मैं। कहा जा रहा है कि गद्दार है और सुरक्षा में घूम रहे। देखिए, मैंने सुरक्षा मांगी नहीं, मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं। मेरी सुरक्षा मेरे लोग हैं। हाँ, और मेरे को विनंती है, सादे शिवसैनिक को वो लोग भड़का रहे, कृपा करके आपका कुछ लेना देना नहीं, आपने मेरे लिए मेहनत किया, मैं जिंदगी भर आपका एहसान रहूंगा शिवसैनिक का। संजय दीना पाटिल उद्धव गुट से टूट करके शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं, जिसे लेकर के गद्दार कहा गया उन्हें। और इसी पर संजय दीना पाटिल भड़के हुए हैं कि उन्हें जिस तरीके से शिवसेना के कार्यकर्ताओं, उद्धव गुट वाले जो कार्यकर्ता उनको भड़काया जा रहा है, उसे लेकर के वो यहाँ तक कहेंगे कि वो खुद बम मारेंगे और अगर उनके खिलाफ लोगों को भड़काना बंद नहीं किया गया तो।